नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्त आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुल कितने ऐसे जज हुए हैं जिन पर महाभियोग के आरोप लगे हैं। दोस्त, जजों को हटाने की प्रक्रिया से रिलेटेड सवाल ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने साथ डायरी और पेन साथ में लेकर बैठें ताकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उन्हें नोट कर सकें। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के माध्यम से बेटर तरीके से समझते हैं। दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का प्रोसीजर क्या है। दोस्त, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है वो क्या प्रावधान करता है। जो संवैधानिक प्रावधान है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्त, सबसे पहले हम लोग संवैधानिक प्रावधान के बारे में। संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दोस्त, इसमें हमारे संविधान में जजों को हटाने के लिए दो अनुच्छेद हैं। सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 124 का खंड 4 यानी आर्टिकल 124 का क्लास 4। ये क्या कह रहा है? दोस्त, अनुच्छेद 124 का खंड 4 जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर का उल्लेख किया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 के खंड 4 में है। इसके अलावा जो दूसरा अनुच्छेद है दोस्त वो क्या है? जो दूसरा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 124 का खंड 5 यानी आर्टिकल 124 का क्लास 5। ये क्या कह रहा है? दोस्त, अनुच्छेद 124 का खंड 5 कहता है कि संसद यानी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, संसद विधि बनाकर, विधि का मतलब कानून होता है, संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। ठीक है, यानी प्रावधान कर सकती है। आइए देखते हैं दोस्त, अनुच्छेद 124 का खंड 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 का खंड 5 कह रहा है कि संसद विधि बनाकर यानी संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। ठीक है, कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर या विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है? तो अनुच्छेद 124 का खंड 5। दोस्त, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि हमारा संविधान जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की जो पावर है वो किसको दे रहा है? तो दोस्त, हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की जो पावर है वो हमारे देश की संसद को दे रहा है। ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधान थे दोस्त, इतना क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा ये दोनों। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस आधार पे हटाया जाता है, यानी किस बेस पर इनको जो है
इनके पद से रिमूव किया जाता है। दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने का 2 आधार है। पहला आधार है सिद्ध कदाचार, इसको साबित कदाचार भी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा आधार है वो है असमर्थता। असमर्थता, ध्यान दीजिएगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन्हीं दोनों आधार पर हटाया जाता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पे। सिद्ध कदाचार को हम साबित कदाचार भी कहते हैं। इसे जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब हिंदी में इसका वर्जन मतलब ये होता है कि साबित गलत व्यवहार के लिए। इसके अलावा जो दूसरा है वो है असमर्थता। असमर्थता का मतलब इनकैपेसिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जो 34 न्यायाधीश हैं वो कार्य करने में असमर्थ हैं, फिर भी जो है जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उस आधार पर भी इनको जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों आधार आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्त, सिद्ध कदाचार और असमर्थता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे। दोस्त, इनको हटाता कौन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आखिर हटाता कौन है इनको। दोस्त, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया है कि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की जो पावर है वो संसद को दे रहा है। तो इनको हटाया जाता है संसद द्वारा, ठीक है, यानी पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यानी जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या कह रहा है दोस्त, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कह रहा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये यहां तक है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने के लिए अधिनियम है तो जाहिर सी बात है इसका निर्माण संसद ने किया है। हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उपबंध करता है। किसका उपबंध करता है दोस्त, महाभियोग प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसीजर का प्रावधान कर रहा है। हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का क्या कर रहा है, उपबंध कर रहा है, ठीक है। चलिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। दोस्त, इनको इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। यानी जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी महाभियोग प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीजर के तहत क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। दोस्त, आपका सवाल बनता होगा कि मैम आपने यहाँ तो ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पे हटाया जाता है, और आप यहाँ बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा रहा है। दोस्त, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इस अंतर को क्लियर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में केवल और केवल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए हमारे संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए हमारे संविधान में सिद्ध कदाचार और असमर्थता शब्द का प्रयोग किया गया है। यही राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या है, अंतर है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग है और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए सिद्ध कदाचार और असमर्थता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हटाया तो इन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही जाता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन यदि संविधान की बात आए
तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता टीका आपका क्या होगा, सही होगा। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। विकल्प नंबर ए सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, बी महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर, सी सिद्ध कदाचार और समर्थता दोनों, यानी ये भी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त विकल्प नंबर ए सही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, इनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के समान ही है। तो यहाँ तक की चीजें दोस्त आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारी संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रोसेस है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, ताकि जो नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसे लाइक कर लें और अपना बहुमूल्य सहयोग देकर चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं, संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाती है इसके बारे में देखते हैं दोस्त। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है संसद द्वारा किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। दोस्त सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, ठीक है, शुरुआत पहले संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, शुरुआत हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत पहले संसद के क्या लिख दे रहे हैं, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, पहले संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, चाहे लोकसभा में की जाए या फिर पहले राज्यसभा में की जाए। दोस्त जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत में कानून का निर्माण करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। यानी हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो कानून का निर्माण करती है उसी को हम संसद कहते हैं। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। ये राज्यसभा जो भारत की संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो मान लीजिए जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत दोस्त सबसे पहले कहाँ की जा रही है, संसद में। मान लीजिए संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, चाहे लोकसभा में की जाए चाहे राज्यसभा में की जाए। मान लीजिए शुरुआत यदि पहले लोकसभा से की जाती है तो लोकसभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए दोस्त, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी 100 मेंबर का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा की अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं दोस्त, तो वर्तमान समय में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, वो 543 है, यानी 543 है। उसमें से 100 मेंबर क्या करने चाहिए, उस पर जो है हस्ताक्षर करने चाहिए। और राज्यसभा की कितने सदस्य, 50 सदस्य। राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर। यानी राज्यसभा की जो वर्तमान संख्या है वो 245 है, 245 है। उसमें से 50 सदस्य क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर करने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, फिर उसके बाद इस हस्ताक्षर पत्र को किसके पास भेज दिया जाएगा दोस्त, हस्ताक्षर पत्र को जो है किसके पास भेजा जाएगा, अध्यक्ष या सभापति के पास भेज दिया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के सभापति को हम चेयरमैन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसकी कार्यवाही का संचालन करता है, संसदीय विशेष अधिकारों की रक्षा करता है लोकसभा में। तो क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर पत्र को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास भेज दिया जाएगा। दोस्त यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास यह अधिकार होता है कि वो उस हस्ताक्षर पत्र को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष, पहले देख लेते हैं इधर भी, स्वीकार, ठीक है, इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति इसे क्या कर देते हैं, इस हस्ताक्षर पत्र को अस्वीकार कर देते हैं, तो मामला यहीं पे रफा दफा हो जाता है, मतलब मामला समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि अध्यक्ष या सभापति द्वारा हस्ताक्षर पत्र को क्या कर लिया जाता है दोस्त, तो स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो है जिस जज पर आरोप लगाया गया है उस जज के आरोपों की जांच करने के लिए अध्यक्ष या सभापति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय समिति। ठीक है, 3 यानी 3 सदस्यीय 3 मेंबर्स कमेटी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें कितने सदस्य होंगे दोस्त, इसमें कुल 3 सदस्य होंगे। वो कौन कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो पहला मेंबर होगा वो भारत का सीजीआई होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मतलब 34 में से कोई एक। ठीक है, 34 में से कोई एक होगा दोस्त, आपको दिख रहा है। हाँ, जो दूसरा मेंबर होगा वो, जैसे हमारे देश में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय में से किसी भी एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सीजे होगा। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय का क्या होगा दोस्त, मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति क्या कौन होगा, तो तीसरा व्यक्ति जो है विधिवेत्ता होगा। ठीक है, विधिवेत्ता का मतलब ला स्पेशलिस्ट होगा, कानून का विशेषज्ञ होगा, कानून का जानकार होगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई दोस्त। अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार करने के बाद उस जज पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उन 3 सदस्यीय समिति में जो है कौन कौन से मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश से एक मेंबर होंगे, फिर किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, फिर उसके बाद जो है कोई भी एक ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता होगा। ठीक है, विधिवेत्ता का मतलब कानून का जानकार होगा। ये 3 सदस्यीय समिति क्या करती है, जिस जज पर आरोप लगाया गया है उसकी जांच करती है। मान लीजिए जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देती है, अध्यक्ष या सभापति को देती है। मान लीजिए अगर आरोप निराधार पाए गए तो मामला वहीं पे समाप्त। अगर मान लीजिए 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को दी और मामला सही पाया गया, तो दोस्त इसके लिए संसद में क्या किया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए, यहाँ जगह नहीं है, चीजें जो है हम इधर लिखते रहे हैं दोस्त। ठीक है, आइए, ये वाली चीज जो है दोस्त इधर लिखी जा रही है। फिर उसके बाद संसद में क्या किया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव मान लीजिए अगर लोकसभा में लाया गया, ठीक है, तो लोकसभा द्वारा वह प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत, ठीक है, लोकसभा द्वारा यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव, तो राज्यसभा द्वारा भी यह प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए दोस्त, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं दोस्त। मान लेते हैं प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, ठीक, लोकसभा द्वारा प्रस्ताव जजों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, तो विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत क्या है, यानी स्पेशल मेजोरिटी क्या है दोस्त, हमारे देश में संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो हमारे देश की संसद को दी गई है, यानी हमारे देश की पार्लियामेंट को दी गई है। हमारे देश की संसद अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए हमारे देश में कुल 3 प्रक्रिया है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत का मतलब सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है, इसमें संसद के 1/10 सदस्यों यानी 55 सांसद की जरूरत पड़ती है लोकसभा के, और राज्यसभा के 1/10 अगर आप निकालेंगे तो 25 सांसद आएंगे, ठीक है। और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत द्वारा। 2/3 बहुमत का मतलब जैसे 543 लोकसभा की संख्या, तो 543 गुणित 2/3 करेंगे तो 362 सांसद तक आएंगे आपके। और राज्यसभा में 245 गुणित 2/3 करेंगे तो 162 सांसद आएंगे, ठीक है। तो लोकसभा और मतलब विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत। जो तीसरी प्रक्रिया है दोस्त वो है संसद का 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जो दूसरी प्रक्रिया है यानी विशेष बहुमत का ही प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है।
तो विशेष बहुमत का लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब यहाँ पे है सदन की कुल सदस्य संख्या, ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया दोस्त, तो मामला कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाता है। मामला जब राज्यसभा में लाया जाएगा तो जिस जज पर आरोप लगाया गया है तो उसको भी मौका दिया जाता है, ठीक है, 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाती है। तो वो जिस जज पर आरोप लगाया गया है वो जज स्वयं जो है राज्यसभा में उपस्थित हो या फिर अपना कोई वकील या प्रतिनिधि भेजकर जो है अपने पक्ष में अपनी दलील रख सकता है, सफाई पेश कर सकता है। मान लीजिए उसकी दलील से राज्यसभा क्या होती है, संतुष्ट नहीं होती है, ठीक है, और राज्यसभा भी क्या करती है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव को क्या कर देती है, पारित कर देती है, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब समझ रहे हैं ना, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। राज्यसभा ने भी क्या कर दिया, प्रस्ताव को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, फिर उसके बाद राष्ट्रपति प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति द्वारा कहाँ भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्त राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस जज को क्या कर दिया जाएगा दोस्त, हटा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्त। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए कई क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कुल कितने ऐसे जज हैं जिन पर महाभियोग का आरोप लगा है। चलिए, महाभियोग प्रक्रिया का आरोप दोस्त, महाभियोग प्रक्रिया के आरोप के बारे में यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर जो है 1993 यानी 1993 में जो है महाभियोग का क्या लगा था दोस्त, आरोप लगा था। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जिन पर महाभियोग का क्या लगा था, आरोप लगा था। इन पर आरोप क्यों लगाया गया था दोस्त, तो ये जब ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो इन्होंने 50 लाख रुपए का जो है क्या खरीदा था, फर्नीचर और गलीचा खरीदा था, ठीक है। अमाउंट तो पेपर में दिखा दी गई थी लेकिन वास्तव में गलीचा और फर्नीचर खरीदा ही नहीं गया था, ठीक है। और इन पर जो है वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे, यानी पैसे की गड़बड़ी से संबंधित आरोप लगे थे, जो कि उस समय 50 लाख बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो 1993 में इन पर महाभियोग का क्या चलता है, आरोप लगता है और संसद में जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जो है सहयोग नहीं दिया, इसलिए संसद से जो है वी रामास्वामी के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वी रामास्वामी थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य कर रहे थे, जो इनके साथी न्यायाधीश थे, ठीक है, इनके जो साथ कार्य करने वाले न्यायाधीश थे उन्होंने जो है बेंच पर इनके साथ बैठने से इनकार कर दिया, तो बाद में इन्हें जो है स्वयं इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अगर हम सुप्रीम कोर्ट के, ये तो पहले जज थे, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और हैं मुख्य न्यायाधीश, जिसे कहा जाए वो कौन है दोस्त, तो वो है दीपक मिश्रा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर जो है 2017 ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2017 और 18 में लाया गया था महाभियोग, 2017 और 18 में महाभियोग का क्या लगा था, आरोप लगा था। इन पर आरोप किस आधार पे लगा था, अनुचित व्यवहार के लिए आरोप लगा था कि ये जो है
अपने जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका कहना नहीं मानते हैं। फिलहाल ये मामला जो है लोकसभा और राज्यसभा में आया तो अध्यक्ष सभापति द्वारा निराधार पाया गया, तो वहीं पे समाप्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, ये 2 ही जज थे, इनके बारे में तो क्लियर हो गया दोस्त। आइए देखते हैं हाई कोर्ट में कौन कौन से ऐसे जज हैं जिन पर जो है महाभियोग का आरोप लगा, यानी उच्च न्यायालय में। तो दोस्त 2011 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कलकत्ता 60 में लिख देते हैं दोस्त, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन पर, ठीक है, सौमित्र सेन पर अनुचित व्यवहार करने के लिए जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। और सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में जो है क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हो गया। जैसे ही प्रस्ताव लोकसभा में आया तो सौमित्र सेन ने क्या कर दिया था दोस्त, त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, अनुचित व्यवहार की वजह से जो है इन पर लगा था आरोप। इसके अलावा दोस्त पीडी दिनकरन के खिलाफ हाई कोर्ट के सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे पीडी दिनकरन, ठीक है, ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पीडी दिनकरन के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव जो है क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है। तो उसे जब लाया जाता उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था दोस्त। इसके अलावा जो है जेवी पार्डीवाला, ठीक है, ये गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 2015 में लाया गया था इनके खिलाफ महाभियोग। तो महाभियोग प्रस्ताव का जब इनके पास महाभियोग का जब इन पर आरोप लगा, ठीक है, संसद में प्रस्ताव लाए जाने से पहले ही इन्होंने भी क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। जाहिर सी बात है दोस्त, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारिता है, क्षेत्राधिकार है, जो शक्तियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन पर होगी।